सोचो एक ऐसी एयरलाइन जो एक बार पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, नाम मिटा दिया गया हो, प्लेन्स उड़ना बंद हो गए हों और दुनिया ने मान लिया हो कि अब ये कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर वही नाम, वही आइडेंटिटी जीरो से दोबारा शुरू होती है और धीरे धीरे सिर्फ वापस नहीं आती बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल एयरलाइंस में अपनी जगह बना लेती है। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये कहानी है लुफ्थांसा की, एक ऐसी एयरलाइन जिसका पास्ट वार में जल गया, प्रेजेंट डिसिप्लिन से बना और फ्यूचर इनोवेशन से लिखा जा रहा है। तो सवाल ये है, कैसे एक खत्म हो चुकी कंपनी फिर से कर आसमान पर राज करने लगती है। चलो इस कहानी को शुरू से समझते हैं। वेलकम टू फेयर हॉकर। लुफ्थांसा की कहानी एक सिंपल एयरलाइन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें राइज है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है, फिर रीबर्थ है और फिर ग्लोबल डोमिनेंस है। सोचो एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पर यूरोप की लीडिंग एयरलाइन थी, फिर वो वर्ल्ड वॉर के बाद कंप्लीटली खत्म हो गई और फिर वही नाम दोबारा उठकर दुनिया के सबसे पावरफुल एविएशन ग्रुप्स में शामिल हो गया। ये सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं, ये रेजिलेंस और लॉन्ग टर्म विजन का एग्जाम्पल है। लुफ्थांसा का ओरिजिनल नाम था डियोसचे लुफ्टहंसा और इसका फाउंडेशन 1926 में रखा गया था जर्मनी में। उस वक्त एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी, लेकिन जर्मनी इंजीनियरिंग और इनोवेशन के लिए ऑलरेडी फेमस था और इसी का इफेक्ट लुफ्थांसा पर भी दिखने लगा। अर्ली ईयर्स में ही लुफ्थांसा ने यूरोप के अंदर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर लिया था और धीरे धीरे इंटरनेशनल रूट्स पर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें एशिया तक के एक्सपेरिमेंटल रूट्स शामिल थे। ये उस टाइम के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग एक रिस्की काम माना जाता था। 1930s के दौरान लुफ्थांसा यूरोप की सबसे एडवांस एयरलाइन में से एक बन चुकी थी। ये सिर्फ पैसेंजर्स नहीं बल्कि मेल सर्विसेज भी ऑपरेट करती थी और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में भी इसका रोल था। लेकिन फिर दुनिया के ऐसे फेज में एंटर करती है जो सब कुछ बदल देता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये वॉर सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री लेवल पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी डिस्ट्रक्टिव थी। लुफ्थांसा जो जर्मनी की एविएशन आइडेंटिटी थी, वार के दौरान हैवीली इंपैक्ट हुई। एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया और वार के बाद जर्मनी पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लग गई कि सिविल एविएशन प्रैक्टिकली रुक गया। लुफ्थांसा का नाम और ऑपरेशंस दोनों डिसअपेयर हो गए। ये एक ऐसा फेज था जहां लग रहा था कि ये एयरलाइन हिस्ट्री बन चुकी है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट अब शुरू होता है। 1950s में जब जर्मनी धीरे धीरे रीबिल्ड हो रहा था, तब एक डिसीजन लिया गया, एविएशन इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा होना होगा। 1953 में एक नई कंपनी स्टेब्लिश हुई। 1955 में लुफ्थांसा नाम को ऑफिशियली रिवाइव किया गया। ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट था क्योंकि ये सिर्फ एक एयरलाइन का कमबैक नहीं था बल्कि जर्मनी का इकोनॉमिक रिकवरी का भी सिंबल था। इस नए लुफ्थांसा ने अपने आप को एक मॉडर्न एयरलाइन के रूप में डिजाइन किया। इस बार फोकस सिर्फ एक्सपेंशन नहीं बल्कि एफिशिएंसी, सेफ्टी और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस पर भी था। जर्मनी की जो रेप्यूटेशन, प्रिसीशन और डिसिप्लिन, वही लुफ्थांसा की आइडेंटिटी बन गया। 1960s में एविएशन इंडस्ट्री जेट एज में एंटर कर चुकी थी। प्रोपेलर एयरक्राफ्ट की जगह जेट एयरक्राफ्ट ले रहे थे और लुफ्थांसा ने भी इस ट्रांजिशन को जल्दी अडॉप्ट किया। बोइंग 707 जैसे एयरक्राफ्ट ने लुफ्थांसा को फास्टर और लॉन्गर रूट्स ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी दी। ये वो टाइम था जब एयर ट्रैवल ग्रेजुअली कॉमन होने लगा था और लुफ्थांसा ने अपने नेटवर्क को एग्रेसिवली एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका और एशिया में भी लुफ्थांसा ने अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दी। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट को मेन हब के रूप में डेवलप किया गया और स्ट्रेटेजिकली यूरोप के सेंटर में लोकेटेड है। इस लोकेशन का फायदा ये था कि लुफ्थांसा इजीली ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शंस में फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकती थी। 1970s और 1980s में लुफ्थांसा ने अपने ऑपरेशंस को और मैच्योर किया। इस दौरान एयरलाइन ने बोइंग 747 जैसे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किए, जिससे पैसेंजर कैपेसिटी और लॉन्ग होल एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव हुए। बोइंग 747 उस वक्त एविएशन का सिंबल था और लुफ्थांसा उन एयरलाइंस में से एक थी जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट को एक्सटेंसिवली यूज किया। मूनिच एयरपोर्ट भी एक सेकेंड
सेकेंडरी हब के रूप में डेवलप हुआ, जिससे एयरलाइन की कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हो गई। लुफ्थांसा ने इस पीरियड में अपनी ब्रांडिंग आइडेंटिटी को रिलायबिलिटी और ट्रस्ट के अराउंड में बिल्ड किया। जहां कुछ एयरलाइंस लग्जरी और ग्लैमर पर फोकस कर रही थी, लुफ्थांसा ने कंसिस्टेंसी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस को अपना कोर बनाया। 1990s के डेकेड लुफ्थांसा के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था। ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही थी, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा था और एयरलाइंस को मार्केट ड्रिवन मॉडल अडॉप्ट करना पड़ रहा था। लुफ्थांसा ने भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव किया और ग्रेजुअली गवर्नमेंट ओनरशिप कम होती गई। इस ट्रांजिशन ने एयरलाइन को ज्यादा फ्लेक्सिबल, कॉम्पिटिटिव बनाया। इसी पीरियड में लुफ्थांसा ने स्टार एलायंस का को फाउंडिंग मेंबर बनकर एक और स्ट्रेटेजिक मूव किया। स्टार एलायंस दुनिया की लार्जेस्ट एयरलाइन अलायंसेस में से एक है, जिसमें मल्टीपल एयरलाइंस कोलैबोरेट करती हैं ताकि पैसेंजर्स को सीमलेस ग्लोबल कनेक्टिविटी मिले। इस अलायंस के थ्रू लुफ्थांसा ने अपनी रीच और भी एक्सपैंड कर ली। 2000s के बाद लुफ्थांसा ने एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, ग्रुप एक्सपेंशन। लुफ्थांसा ने मल्टीपल एयरलाइंस एक्वायर या इंटीग्रेट की, जिसमें स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस और ब्रुसेल एयरलाइंस शामिल हैं। इससे लुफ्थांसा ग्रुप बना, जो यूरोप के सबसे पावरफुल एविएशन ग्रुप्स में से एक है। इस स्ट्रक्चर का एडवांटेज ये था कि लुफ्थांसा डिफरेंट मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर सकती थी विदाउट लूजिंग लोकल आइडेंटिटी। साथ ही यूरोइंग्स जैसे लो कॉस्ट ब्रांड इंट्रोड्यूस करके लुफ्थांसा ने बजट सेगमेंट में भी एंट्री की। ये स्मार्ट मूव था क्योंकि लो कॉस्ट कैरियर्स का राइज ट्रेडिशनल एयरलाइंस के लिए थ्रेट बन रहा था। फ्लीट के पर्सपेक्टिव से लुफ्थांसा हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में आगे रही। एयरबस A320 फैमिली शॉर्ट हॉल रूट्स के लिए बैकबोन है, जबकि लॉन्ग हॉल के लिए एयरबस A350, एयरबस A380 और बोइंग 747 जैसी एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं। लुफ्थांसा उन फ्यू एयरलाइंस में से है जो अभी भी बोइंग 747 ऑपरेट करती है, जो एविएशन एंथुसियास्ट के लिए एक आइकॉनिक साइट है। एयरबस A350 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट फ्यूल एफिशिएंट हैं और पैसेंजर कंफर्ट के लिए डिजाइन किए गए हैं। लुफ्थांसा कॉन्टिन्यूसली अपने फ्लीट को अपग्रेड करती रहती है ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी दोनों इंप्रूव हो। कैबिन एक्सपीरियंस की बात करें तो लुफ्थांसा का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। ये एयरलाइन फ्लैशी लग्जरी पर फोकस नहीं करती, बल्कि क्लीन, स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास कैबिन्स कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन उनका डिजाइन प्रैक्टिकल और फंक्शनल होता है। जर्मन डिजाइन फिलॉसफी, सिंप्लिसिटी, प्रिसीशन और एफिशिएंसी यहाँ क्लियरली रिफ्लेक्ट होती हैं। कैबिन क्रू प्रोफेशनल होते हैं, सर्विस स्ट्रक्चर्ड होती है और ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट होता है। ये प्रेडिक्टेबिलिटी ही लुफ्थांसा का स्ट्रेंथ है, क्योंकि पैसेंजर को पता होता है कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना है। लेकिन लुफ्थांसा का सफर चैलेंजेस से फ्री नहीं रहा। 2000s के बाद लो कॉस्ट एयरलाइन जैसे रायनेयर और ईजी जेट ने यूरोपियन मार्केट में एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, जिससे लुफ्थांसा पर प्रेशर बढ़ा। फ्यूल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन भी एक मेजर इशू रहा, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में फ्यूल कॉस्ट सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। लेबर स्ट्राइक्स भी लुफ्थांसा के लिए एक रिकरिंग प्रॉब्लम रही है, जिससे ऑपरेशन डिस्टर्ब होते रहे। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स ने कई बार फ्लाइट्स कैंसिल करवाई और एयरलाइन को फाइनेंशियल लॉसेस उठाना पड़ा। फिर आया सबसे बड़ा क्राइसिस, कोविड-19 पैंडेमिक। एविएशन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल हो गई, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, डिमांड जीरो हो गई और लुफ्थांसा को बिलियंस का लॉस हुआ। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि जर्मन गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ा और लुफ्थांसा को फाइनेंशियल बेल आउट देना पड़ा। ये क्रिटिकल मूवमेंट था जहां एयरलाइन का फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा था, लेकिन लुफ्थांसा ने इस क्राइसिस को सर्वाइव किया। कॉस्ट कटिंग मेजर्स, रीस्ट्रक्चरिंग और ग्रेजुअल रिकवरी के थ्रू एयरलाइन ने अपनी पोजीशन दोबारा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट की। पोस्ट पैंडेमिक एरा में लुफ्थांसा ने सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस बढ़ाया। कार्बन एमिशंस रिड्यूस करना, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज करना और इको फ्रेंडली ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करना एयरलाइन की प्रायोरिटी बन चुकी है। एविएशन इंडस्ट्री पर एनवायरमेंटल प्रेशर बढ़ रहा है और लुफ्थांसा इस चैलेंज को प्रोएक्टिवली एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। आज लुफ्थांसा सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एविएशन ग्रुप है जो दुनिया के हर मेजर रीजन में ऑपरेट करती है। ये एयरलाइन लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए जानी जाती है।
लुफ्थांसा का ब्रांड डेकेड्स में बिल्ड हुआ और इसमें डिसिप्लिन और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का बड़ा रोल है। जब लोग लुफ्थांसा से ट्रैवल करते हैं तो उन्हें एक सेफ, एफिशिएंट और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलता है और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर इस कहानी से एक लेसन निकलता है तो वो ये है कि सक्सेस सिर्फ ग्रोथ का नाम नहीं होता बल्कि रेजिलेंस का नाम होता है। लुफ्थांसा ने डिस्ट्रक्शन देखा, फिर रीबर्थ किया, फिर ग्लोबल कंपटीशन फेस किया और हर फेस में अडेप्ट किया। ये एयरलाइन हमें ये सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और क्लियर विजन के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव और ग्रो कर सकती है। लुफ्थांसा का सफर एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक कंपनी अपनी लेगेसी को मेंटेन करते हुए मॉडर्न चैलेंजेस के साथ इवॉल्व कर सकती है। आज जब आप फ्रैंकफर्ट या म्यूनिच एयरपोर्ट पर लुफ्थांसा का एयरक्राफ्ट देखते हो तो वो सिर्फ एक प्लेन नहीं होता बल्कि एक पूरी हिस्ट्री होती है जो आसमान में उड़ रही होती है। एक ऐसी हिस्ट्री जो वॉर से लेकर इनोवेशन तक का सफर तय कर चुकी है और शायद इसीलिए लुफ्थांसा एक एयरलाइन नहीं बल्कि एक सिंबल है जर्मन प्रिसीशन, रेजिलेंस और एक्सीलेंस का। क्या आप जानते थे लुफ्थांसा की इस स्टोरी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की एविएशन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें फेयर हॉक।